हेलो साथियों, स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। तो आज बायोलॉजी में कुछ टर्म देखेंगे जो कि पीसी प्रिंट्स में सीधा सीधा छपा हुआ है। पिछले ईयर्स का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का एक दो क्वेश्चन लड़ने वाला ही है, चाहे आपका एग्जाम हो या मेरा एग्जाम। एग्जाम तो दोनों का एक ही है। तो आगे बढ़ते जैसे देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीवों के उदाहरण। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीवों के उदाहरण देखना है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा हुआ। एक और विशेषता बताती हूँ कि प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसके उदाहरण देखेंगे तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है, जीवाणु जो है, जैसे कि ई कोलाई और लैक्टोबैलिसिस, ये सब क्या है, तो ये सब जो है प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है। लैक्टोबैलिसिस रहे, ई कोलाई रहे, या सीधा जीवाणु ही लिखा रहे तो वो प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ई कोलाई और लैक्टोबैलिसिस में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। आगे नेक्स्ट में हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीलहरित शैवाल कहा जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण क्या क्या है, जैसे कि नॉस्टॉक और ओसिलेटोरिया। क्या है, ओसिलेटेरिया और नॉस्टॉक जो है ये साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण है, नीलहरित शैवाल का उदाहरण है। तो आपसे पूछा जाए कि अगर प्रोकैरियोटिक में तो जैसे कि नॉस्टॉक और ओसिलेटोरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक जीवों का उदाहरण है या प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है। नेक्स्ट में देखने वाले हैं आर्किया। आर्किया भी जो है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है। आर्किया क्या है, प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है। ये तो कुछ कहते हैं ना महत्वपूर्ण उदाहरण है जो यही सारे एग्जाम में आपको भिड़ेंगे भी। तो जीवाणु में देखते हैं ई कोलाई, लैक्टोबैलिसिस। साइनोबैक्टीरिया हरे सवाल में देखेंगे नॉस्टॉक और ऑस्ट्रेलेटोरिया और आर्किया, ये सब जो है क्या है, तो ये प्रोकैरियोटिक के उदाहरण थे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यूकैरियोटिक जीवों के उदाहरण देखेंगे। यूकैरियोटिक तो इनकी कोशिकाओं में जो है स्पष्ट केंद्रक तथा झिल्लीबंद कोशिकांग होते हैं। क्या इसमें केंद्रक पाया जाता है, और इसमें झिल्लीबंद कोशिकांग भी होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक में, जिसमें क्या है, केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक के उदाहरण हम देखेंगे तो मनुष्य यूकैरियोटिक में आता है, पशु यूकैरियोटिक में आता है, पौधे जो है यूकैरियोटिक में आता है, फंगस, कवक, प्रोटिस्टा भी जो है वो किस में आता है, यू कवक में आता है। प्रोटिस्टा भी यू कवक में आता है। तो देखते हैं मनुष्य। मनुष्य तो आप जानते होंगे पशु। पौधे में जैसे आम, गेहूं, गुलाब का, ये सब का फूल। और वो कवक में यस्ट और मशरूम, यही सब पूछा जाता है। ये सब देखिए यूकैरियोटिक उदाहरण में यस्ट, मशरूम, ये सब बिल्कुल याद रखेंगे। और और सॉरी अमीवा और अमीवा और पैरामीसिया तो बिल्कुल याद रखेंगे। ये चारों जो है यूकैरियोटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस्ट, मशरूम, अमीबा और पैरामीशिया जो है वो किसका उदाहरण है, यूकैरियोटिक का। यस्ट, मशरूम, पैरामीशिया और अमीबा, ये सब यूकैरियोटिक जीवों के उदाहरण हैं। और भी हम आगे देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक में हम याद रख लेंगे ई कोलाई, लैक्टोबैलिसिस, नॉस्टॉक, एस्टोरिया, अर्किया, ये सब प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। और इसमें ये यस्ट, मशरूम, अमीबा और पैरामीशिया क्या है, यूकैरियोटिक के उदाहरण है। मनुष्य, पशु भी, ये सब भी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और भी आगे हम देखते हैं। मैं आज वही बताने वाली हूँ जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा हुआ है। तो देखिए एग्रीगेट फल और कंपोजिट फल के उदाहरण हम पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है। तो एग्रीगेट और कंपोजिट फसल में देखेंगे, फसल बोल रही हूँ, फल में देखेंगे। तो एग्रीगेट फल के हम उदाहरण देखते हैं। तो ये एग्रीगेट फल होता क्या है, तो एक ही फूल के कई स्वतंत्र अंडाशों से, ओवरी से बनते हैं। फूल एक ही होता है पर उसके कई स्वतंत्र ओवरीज होती हैं, उन्हीं से जो है एग्रीगेट फल बनता है। तो इसके उदाहरण में हम देखेंगे क्योंकि पूछा हुआ एग्जाम में। तो एग्रीगेट फल में हम देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी। और स्ट्रॉबेरी किसका उदाहरण है, एग्रीगेट का। रसभरी, शरीफा और सीताफल। सीताफल जो है किसका उदाहरण, बिल्कुल शरीफा या सीताफल बिल्कुल याद रखेंगे, एक ही होता है। तो सीताफल या शरीफा किसके उदाहरण है, तो एग्रीगेट फल के उदाहरण। और स्ट्रॉबेरी याद रख लेंगे एग्रीगेट फल के। और रसभरी जो है वो क्या है, एग्रीगेट फल के उदाहरण है। स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, शरीफा या सीताफल जो है एग्रीगेट फल के उदाहरण। आ गए हम देखने वाले कंपोजिट फल। क्या है, कंपोजिट फल जिसे मल्टीपल फ्रूट भी कहा जाता है। तो कंपोजिट फल में देखेंगे यह जो है पुष्करम के अनेक फूलों से मिलकर बनता है। इसका जो ये होता है, निर्माण होता है या बनता है, वो अंडाशय से नहीं होता, पुष्करम से होता है। पुष्करम के अनेक फूलों से मिलकर बनता है कंपोजिट फल। इसमें कौन सा क्वेश्चन बना हुआ है, तो देखिए अनानास इसमें है, कटहल इसमें है, और सहतूत जो है इसमें है। देखिए एक कंफ्यूजन होता है, जैसे कि और स्ट्रॉबेरी या रसबेरी, ये सब में बेरी बेरी लगा हुआ है तो सबों को लगता है कि ये जो सहतूत है, जिसे सॉरी ये जो सहतूत है
जिसे मलबेरी हम कहते हैं। रुकिएगा थोड़ा सा। तो ये जो मलबेरी है, मैं इधर लिख देती हूँ, MULBERY। ये जो मलबेरी है, ये मलबेरी मत समझिएगा कि ये एग्रीगेट का, इसको याद रखिएगा ये किसका है, तो ये कंपोजिट फल का उदाहरण है मलबेरी। ठीक, तो मलबेरी किसका है, तो एग्रीगेट का नहीं है। मलबेरी जो है वो कंपोजिट फल का। बाकी अनानास और कटहल याद रख लीजिएगा, जो कंपोजिट में आता है अनानास कटहल ये सब जो है, और मलबेरी यानी सहतूत जो है वो कंपोजिट फसल का उदाहरण है। एक बार और देखते हैं कि एग्रीगेट फसल में स्ट्रॉबेरी, रसबेरी और खरीफ, यही सब अक्सर पूछे ही जाते हैं, इम्पोर्टेंट यही है। आगे बढ़ते हैं। तो ये अनानास और कटहल और मलबेरी यानी कि सहतूत जो है वो कंपोजिट फल के उदाहरण है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखने वाले हैं, जैसे देखेंगे अब सत्य फल और असत्य फल भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। तो देखिए, असत्य फल को याद रख लीजिएगा, तो बाकी सारे सत्य फल हैं। जैसे कि सत्य फल जो है केवल अंडाशय ओवरी से बनते हैं, आप जानते होंगे, आम, टमाटर, अंगूर, नारियल, टमाटर, नहीं मटर। तो ये सब याद रखने से अच्छा है कि हम असत्य फल को याद कर लें, बाकी जो असत्य फल से बच जाएगा वो सत्य फल होगा। देखिए, असत्य फल है जो है अंडाशय के साथ साथ, असत्य जो फल है अंडाशय के साथ साथ जो है पुष्पासन या फूलों के अंग भागों से बनते हैं। क्या होते हैं, पुष्पासन या फूलों के जो अंग भाग होते हैं उससे मिलते हैं। अंडाशय के साथ साथ ये इनसे भी बनते हैं। तो इसका उदाहरण हम बिल्कुल याद रख लेंगे, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और काजू फल। जो है इसका उदाहरण है। क्या क्या उदाहरण है, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और काजू फल जो है उदाहरण है। तो याद रख लेंगे, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और काजू फल उदाहरण है। आप बता सकते हैं कि कंपोजिट फल में जो है स्ट्रॉबेरी, अनानास और एक और क्या मैंने बताया था, आप कमेंट्स में बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। तो देखिए, असत्य फल को याद रख लीजिए, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और काजू जो फल है ये क्या है, असत्य फल है। बाकी इसके छोड़ के जो भी जो फल है वो सत्य फल है। तो इसे आप याद रखें, सेब नाशपाती स्ट्रॉबेरी और काजू फल, सेब नाशपाती स्ट्रॉबेरी और काजू फल जो है वो असत्य फल के उदाहरण है। और भी पॉइंट हम देखने वाले हैं। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या है, मांसाहारी कीट बच्चे। एक प्रश्न तो पक्का बनने वाले हैं। तो मांसाहारी कीट बच्चे पहचानने के लिए आएगा तो आप उसको पहचान लीजिएगा। तो मांसाहारी कीट बच्चे के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो देखिए, घटपर्णी जो है जिसे नेफेथिनीज कहा जाता है, कि क्या कहा जाता है, नेफेथिनीज कहा जाता है, ये जो है मांसाहारी जो है कीट बच्चे के उदाहरण है। फिर वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ये भी एक मांसाहारी कीट बच्चे, वीनस फ्लाई ट्रैप, घटपर्णी। सैंड्यू जो है जिसे डोरोसेरा कहा जाता है, ड्रोसेरा कहा जाता है, वो सैंड्यू जो है वो भी क्या है, वो एक मांसाहारी कीट बच्ची के उदाहरण है। फिर देखते हैं ब्लैडरवट ब्लैड एक मिनट ब्लेडरवट क्या है, तो ये भी मांसाहारी जो है वो पक्षी के उदाहरण है। और आगे बढ़ते हैं, बटरवट क्या है, बटरवट जो है, बटरवट जिसे पिनग्यूकुला भी कहा जा सकता है, पिनग्यूकुला जो है वो बटरवट का उदाहरण है। तो एक बार फिर से हम याद करते हैं, घटपर्णी क्या है, तो वो मांसाहारी कीट बच्ची है। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप ये क्या है, कीट बच्ची उदाहरण है मांसाहारी। सेंड्यू, ब्लेड ब्लेडरवट ब्लेडरवट और बटरवट ब्लेडरवट जो है क्या है, वो मांसाहारी कीट के उदाहरण है। आप देखेंगे जरूर, एक एग्जाम में बनता है। सेंडियो, वीनस ट्राई फ्लाई और घटपर्णी जिसे नेपथनीस के नाम से जाना जाता है, यही पूछा रहा था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और भी हम पॉइंट देख लेते हैं, चलिए। जैसे कि अब देखते हैं हम कि सरल प्रोटीन के उदाहरण देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए मैं इसको पढ़ रही हूँ, क्योंकि आपका जैसे एग्जाम है मेरा भी उस तरह से एग्जाम है। तो मैं जो भी ऐसा लगेगा कि जो क्वेश्चन बनता है प्रीवियस ईयर का देखती हूँ, तो मैं ऐसा वीडियो बना लेती हूँ, जैसे मेरा भी रिवीजन आपका भी रिवीजन हो जाता है। तो चलिए, सरल प्रोटीन के हम उदाहरण देखने वाले हैं, तो एक एक करके देखेंगे। एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन जो है क्या है, देखिए, बायोलॉजी में जो टर्म होते हैं ना, वो ये इंग्लिश ही रहता है, पर हिंदी में लिखा रहता है, देवनागरी में लिखा रहता है, इसीलिए इसका हिंदी नहीं होता है। ऐसे ही देवनागरी में ही इंग्लिश चीज को लिखा रहता है। एल्ब्यूमिन क्या है कि अंडे के सफेद भाग और रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। ये सब बिल्कुल याद रखना है कि एल्ब्यूमिन जो है कहाँ पाया जाता है, तो अंडे के सफेद भाग में और रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है एल्ब्यूमिन। अंडे के सफेद भाग में और रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट नंबर वाला हम देखते हैं, क्या है, ग्लोब्यूलिन क्या है, ग्लोब्यूलिन क्या है, तो ग्लोब्यूलिन देखेंगे तो ये क्या है, रक्त और बीजों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ग्लोबिन। देखिए, जैसे कि हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है ना, उसे
ग्लोबिन आप याद रख लेंगे। ग्लोबिन जो क्या है वो है किसमें पाया जाता है, रक्त और बीजों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लूटीन, बहुत सिंपल याद रहता है सबों को, गेहूं और चावल जैसे अनाजों में ग्लूटीन पाया जाता है। तो याद ये रखना है कि ये सरल प्रोटीन क्या है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, ग्लूटीन, प्रोमालिन, हिस्टोन, प्रोटामीन और स्क्लेरोप्रोटीन क्या है, ये सब सरल प्रोटीन के आधार हैं, क्योंकि अभी हम लोग को जटिल प्रोटीन में पढ़ना है। तो सरल प्रोटीन में याद रखेंगे एल्ब्यूमिन जो कि सफेद अंडे और रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ग्लूवामिन जो कि रक्त और बीजों में पाए जाते हैं, फिर देखेंगे ग्लूटीन जो कि गेहूं और चावल जैसे अनाजों में पाए जाते हैं, फिर देखते हैं प्रोलामामीन। प्रोलामामीन क्या है, तो ये मक्के में जो है जीन और गेहूं में जो है ग्लियार्डिन ग्लियार्डिन के लिए में पाया जाता है। प्रोमालिन क्या है, गेहूं मक्के में जीन और गेहूं में ग्लियार्डिन के लिए पाया जाता है। हिस्टोन देखेंगे कि कोशिका के नाभि में डीएनए से जुड़ा होता है। हिस्टोन क्या होता है, ये सरल प्रोटीन का उदाहरण है। हिस्टोन जो है सरल प्रोटीन का उदाहरण है जो कि कोशिका के नाभि में डीएनए से जुड़ा होता है, हिस्टोन। फिर देखते हैं प्रोटामीन। प्रोटामीन क्या है, मछलियों के शुक्राणुओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मछलियों की शुक्राणुओं में जो है प्रोटामीन पाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अस्क्लेरोप्रोटीन जो है, अस्क्लेरोप्रोटीन क्या है, तो कैरेटीन, कैरेटीन पता है बाल में होता है, नाखून में होता है। तो कैरेटीन जो है बाल और नाखून में, कोलेजन जो कि त्वचा और हड्डियों में होता है। कोलेजन क्या है, कोलेजन त्वचा और हड्डियों में पाया जाता है वो। तो देखिए आपसे अगर पूछा जाए कि जो कैराटीन है वो मतलब किस प्रोटीन में पाया जाता है, तो स्क्लेरोप्रोटीन में। अगर फिर से पूछा जाए कि क्या है कि मछलियों के शुक्राणु में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, सरल प्रोटीन, तो प्रोटामीन। फिर पूछता है कि कोशिका के नाभिक में डीएनए से जुड़ा हुआ कौन प्रोटीन है, तो हिस्ट्रीन है। फिर जो है मक्का में जीन और गेहूं में ग्लैटिन, ये प्रोलामीन है। फिर गेहूं चावल में ग्लूटेन तो याद ही रहता है, और ग्लूवामीन हीमोग्लोबिन जैसे रक्त में पाया जाता है, रक्त और बीजों में पाया जाता है। और एल्ब्यूमिन जो है वो सफेद अंडे और रक्त प्लाज्मा में। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। और अब हम सरल प्रोटीन तो देख चुके हैं, अब देखेंगे जटिल प्रोटीन को भी देख लेंगे थोड़ा सा। तो अब जटिल प्रोटीन को देखने वाले हैं। तो जटिल प्रोटीन में देखते हैं कि इसके उदाहरण क्या क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट इतने ही है और इनसे ही क्वेश्चन बनता है। जैसे हीमोग्लोबिन, ये तो आप जानते होंगे कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन कई बार पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं मायोग्लोबिन, मांसपेशियों में ऑक्सीजन का भंडारण कौन करता है, मायोग्लोबिन। माँ से मांस, मायोग्लोबिन और माँ से ही मांसपेशी है। तो जो है मायोग्लोबिन जो है वो कहाँ करता है, तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन का भंडारण करता है। अगला है केसिन। तो केसिन दूध का एक प्रमुख प्रोटीन है। तो केसिन जो है वो क्या है, दूध का एक प्रमुख प्रोटीन है। हमको याद क्या रखना है इसमें कि जटिल प्रोटीन के उदाहरण। तो जटिल प्रोटीन के उदाहरण में क्या है कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, केसिन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन। तो चलिए एक बार फिर से हम इनको पढ़ेंगे, ये तीनों से क्वेश्चन पक्का बनने वाले हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। केसिन तो देख लें कि दूध का एक प्रमुख प्रोटीन है। पर अब आते हैं लाइकोप्रोटीन, रक्त में वसा के परिवहन में सहायक होता है। लिपो जो प्रोटीन होता है वो रक्त में वसा के परिवहन में, जैसे हीमोग्लोबिन था तो उसमें रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होना था। मायो जो ग्लोबिन था उसमें मांसपेशियों में उस ऑक्सीजन का परिवहन होना। जब लिपोप्रोटीन की बात आती है ना, तो रक्त में वसा यानी कि फैट का जो है वो परिवहन होता है, ट्रांसफर होता है। और फिर आते हैं किसका होता है, फैट का परिवहन हो गया रक्त में, किसमें, लिपोप्रोटीन में। आगे बढ़ते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन देखते हैं। तो कोशिका झिल्ली एवं परिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है कि आपको जो है कोशिका झिल्ली है, ये आपके परि इम्यून सिस्टम के लिए क्या है कि ग्लाइकोप्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे देखते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो कहाँ होता है, डीएनए या आरएनए से जुड़े प्रोटीन को न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लियस में रहता है डीएनए और आरएनए से जुड़ा हुआ न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जटिल प्रोटीन के क्या क्या उदाहरण है। तो देखते हैं जटिल प्रोटीन के उदाहरण, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, केसिन, लिपोप्रोटीन, माइक्रोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और न्यूक्लियो प्रोटीन। ये सब जो है क्या है, सरल नहीं जटिल प्रोटीन के उदाहरण है। सरल प्रोटीन हम लोग ने देखा लिया था अभी थोड़ा देर पहले ही। तो हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कैसीन, लिपोप्रोटीन, गैलोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, ये सब जो है वो उदाहरण है किसका, जटिल प्रोटीन के। और भी अगर कुछ फैक्ट है तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अब ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। अब विटामिन है, जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, जो आंखों की रोशनी और त्वचा एवं परिरक्षा तंत्र को स्वस्थ रखता है। क्योंकि ये सिलेबस में ही था कि विटामिन पढ़ना, उसका रासायनिक नाम, उसका प्रयोग भी पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं कि विटामिन ए को रेटिनॉल जानते होंगे, आंखों की रोशनी के लिए जो है विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वचा एवं प्रतिरक्षा तंत्र को स्वस्थ करता है कौन, विटामिन ए। फिर विटामिन बी वन देखेंगे।
तो विटामिन B1 देखेंगे जिसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। क्या है विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। ये इसका कार्य क्या है, इसका प्रयोग किस लिए होता है, तो तंत्रिका तंत्र एवं ऊर्जा उत्पादन में सहायक है। क्या है, तंत्रिका तंत्र एवं ऊर्जा उत्पादन में सहायक है क्या, विटामिन B1। थायमीन जो है, थायमीन थायमीन देखेंगे तो तंत्रिका तंत्र एवं ऊर्जा उत्पादन में सहायक है कौन, तो विटामिन B1 तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B1 के बाद विटामिन B2 देखेंगे। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम याद रख लेंगे, क्या है, तो राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, पूछा जा सकता है। और वृद्धि, त्वचा और आंखों के स्वास्थ्य के लिए क्या है, देखिए विटामिन 2 जो है ना, देखिए एक बात बोलना चाहती हूँ कि आज जो 2 नंबर वाला काम करता है ना, उसका वृद्धि बहुत हो रहा है, तो इससे मैं रिलेट करना चाह रही हूँ। तो विटामिन 2 क्या है कि वृद्धि के लिए, त्वचा और आँख के स्वास्थ्य के लिए जो है वो मतलब विटामिन 2 का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ए का किस लिए, तंत्रिका तंत्र और एनर्जी उत्पादन के लिए। और आगे बढ़ते हैं, विटामिन 2 को रासायनिक नाम बिल्कुल ध्यान रख लेंगे, क्या है, तो राइफ्यूलिन। त्वचा में वृद्धि के लिए, आँख के स्वास्थ्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखने वाले विटामिन 3। तो विटामिन 3 का जो रासायनिक नाम है क्या है, नियासिन। क्या है, नियासिन जो है विटामिन 3 का रासायनिक नाम है। और ये जो है चाय चयापचय, मेटाबॉलिज्म या तंत्रिका के लिए होता है। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र के लिए होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम के। तो देखते हैं कि उपचय है और ये क्या है, तंत्रिका तंत्र के लिए होता है, नियासिन इसका नाम है। विटामिन B5 देखेंगे तो इसे पैंथोनिक अम्ल कहा जाता है, हार्मोन और ऊर्जा निर्माण में सहायक। विटामिन B6 देखने वाले हैं जिसे पायरोडोक्सिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पायरिडोक्सिनी कहा जाता है। प्रोटीन पाचन और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए, प्रोटीन पाचन और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए जो है विटामिन सी का हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका रासायनिक नाम बिल्कुल याद रखें, क्या है, पायरोडोक्सिनी है। विटामिन सी देखेंगे, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है, बाल, त्वचा और नाखून के स्वास्थ्य के लिए है। और विटामिन 9 देखेंगे जिसे फॉलिक अम्ल कहा जाता है, डीएनए निर्माण और कोशिका के निर्माण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब लास्ट हम देखने वाले हैं विटामिन 12 जिसे साइनाकोबाल कहा जाता है, रक्त निर्माण और तंत्रिका तंत्र के लिए जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन 12 का रक्त निर्माण और तंत्रिका तंत्र के लिए, और साइनोकोबालिन कहा जाता है। और विटामिन सी अस्कॉर्बिक एसिड, प्रतिरक्षा और घाव भरना, यही सब इसकी विशेषता होती है। विटामिन सी को अस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, कई बार आप पढ़ चुके होंगे। विटामिन डी देखेंगे तो विटामिन डी जो है कैल्सीफेरोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है, कैल्शियम अवशोषण और हड्डियों को मजबूत करना। विटामिन ई को टेकोफेरोल कहा जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट और कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए जो है विटामिन ई होता है। और विटामिन के देखते हैं जिसे फिनोकिनोन कहा जाता है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है कौन, विटामिन के। इसकी ये विशेष देखते हैं, विटामिन ए जो है रेटिनोल, इससे आँख का बीमारी के लिए संबंधित है। बायोटीन बेरी-बेरी से बचाव करता है। विटामिन B2 जो है जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है, त्वचा और आँख के लिए होता है। सी को देखेंगे तो नियासिन जिसे प्लेग्रा रेव से बचाव होता है। विटामिन 6 देखेंगे जिसे पायरोडोक्सिन कहा जाता है, प्रोटीन और चयापचय में जो है वो कार्य करता है। विटामिन सी देखें, नियासिन प्लेग के लिए, ये भी देख लिए। 9 फोलिक अम्ल रक्त निर्माण के लिए। B12 जो है जिसे साइनोकोबल कहा जाता है, एनीमिया से बचाव के लिए। और सी जो कार्बोलिक्स स्कर्वी के बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन 2 देख लिए। और हम लोग ये देखेंगे कैल्सीफेरोल रेटेक से बचाव के लिए, टेकोफोरेल प्रजनन और एंटीऑक्सीडेंट के लिए जो है। ई वाला याद रखेंगे, टेकोफेरोल कहा जाता है, प्रजनन और ऑक्सीडेंट के लिए है। आगे बढ़ते हैं, के को कैनेफिनॉल कहा जाता है और रक्त के थर्मा जमने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।